नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, वैसे तो मेरी हर एक कहानी आप सभी को काफी पसंद आती है, लेकिन मैं एक गारंटी देता हूं, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट और सबसे खौफनाक कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हाईवे पर आप बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहे हैं, उसका एक गलत मुद्दा आपको मौत की उस गली में ले जा सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी की पोल मैं ज्यादा नहीं खोलूंगा। आप खुद ही इस कहानी को सुनकर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। गुड़गांव की एक इंटरनेशनल कंपनी में सुबह 9:15 की वही बंधी बधाई शिफ्ट और शाम की थकान। मेरी जिंदगी भी किसी आम इंसान जैसी ही है, लेकिन इस रूटीन के पीछे एक जुनून पलता है, और वो है सफर का जुनून। नई जगहों को खोजना और रास्तों की धूल फांकना मुझे सुकून देता है, खासकर जब साथ में मेरे 4 जिगरी यार हों, अमन, शंकर, रौनक और कुणाल। हम पांचों कॉलेज के दिनों से साए की तरह साथ हैं। अब सब अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त हो गए हैं, पर हमारा एक पक्का नियम है, साल में एक बार हम सब मिलकर अपनी थकान मिटाने कहीं ना कहीं जरूर निकलते हैं। इस बार हमारी मंजिल थी राजस्थान। अमन की गाड़ी, जैसलमेर के सुनहरे धोरे और एक हफ्ते की ऑफिस से आजादी। मैं इस ट्रिप को लेकर इतना उत्साहित था कि रातों को नींद तक नहीं आ रही थी। मन बस उन पुराने किलों और रेगिस्तान की कहानियों में खोया हुआ था। आखिरकार वह दिन आया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तड्डा के सुबह हम गुड़गांव से कूच कर गए। अमन पूरी मुस्तैदी से स्टीयरिंग संभाले था, तो शंकर अपनी मजाकिया बातों से पूरी गाड़ी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर रहा था। गानों का शोर और यारों की मस्ती के बीच हमें वक्त का पता ही नहीं चला। शाम होते होते हम राजस्थान की सरहद में दाखिल हो चुके थे। हाईवे इतना शानदार था कि गाड़ी मक्खन की तरह दौड़ डाट रही थी, और दूर तक फैला रेगिस्तानी मंजर हमें अपनी बाहों में समेटने को तैयार था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि इस खूबसूरत सफर में आगे क्या छिपा है। रात और गहरी हो चुकी थी। रौनक, जो हम सब में थोड़ा संजीदा और समझदार था, उसने मशवरा दिया कि बेहतर होगा हम जयपुर या अजमेर जैसे किसी बड़े शहर में रात गुजार लें। पर उस वक्त हम पर सफर का जोश सवार था। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, असली मजा तो रात की ड्राइविंग में ही है। सुबह की पहली किरण के साथ जैसलमेर के ढोरों पर होंगे। रौनक की झिझक को दरकिनार कर हम सब अमन की बात पर राजी हो गए, पर हमें क्या पता था कि यह फैसला हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हम एक ऐसे हाईवे पर थे जहां सन्नाटा चीख रहा था। मीलों तक न किसी गाड़ी का नामो निशान था, न सड़क किनारे कोई रोशनी। सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स उस स्याह अंधेरे को चीर रही थी। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे गाड़ी किसी चीज से टकराई हो। एक अजीब सी आवाज आई और इंजन वहीं दम तोड़ गया। अमन ने पागलों की तरह चाबी घुमाई, पर गाड़ी टस से मस नहीं हुई। सन्नाटे के बीच हम पांचों घबराकर नीचे उतरे। बोनट खोलकर देखा गया, पर मैकेनिक की कमी और अंधेरे ने हमें बेबस कर दिया। हम उस वीरान सड़क पर पूरी तरह फंस चुके थे। खौफ तब और बढ़ गया जब हमने अपने फोन निकाले। किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क का एक डंडा तक नहीं था। वो मंजर आज भी याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। उस खामोश सड़क पर आधा घंटा बीत चुका था और हम अपनी किस्मत को कोस रहे थे। तभी दूर सड़क के उस पार हमें अपनी ओर कुछ आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो लगा कि कोई जानवर होगा, पर जैसे जैसे वो साया करीब आया, हमारे होश उड़ गए। वो एक अकेली लड़की थी जो उस घने अंधेरे और वीरान हाईवे पर खामोशी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। उस वीरान सड़क पर इतनी रात गए एक अकेली लड़की को देखकर हम सबके चेहरे पर हैरानी और डर साफ था। उसने पारंपरिक राजस्थानी घाघरा चोली पहनी हुई थी और सिर पर दुपट्टा सलीके से ओढ़ा हुआ था। वह खामोशी से हमारे पास आकर रुकी। हम सब उसे फटी आंखों से देख रहे थे। तभी शंकर ने खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और पूछा, जी, आप यहां इस वक्त अकेली? दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आसपास कोई गांव या मैकेनिक मिल सकता है? लड़की की आवाज बेहद ठंडी और धीमी थी, जैसे कोई सरसराहट हो। उसने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, हाँ, यहां पास ही मेरा गांव है।
वहां आपको मदद मिल जाएगी। हमारे यहाँ एक मैकेनिक है जो आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। उसकी बात सुनकर डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। हम सब ने राहत की सांस ली। कुणाल ने तुरंत सवाल किया, पर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? रास्ता कैसा है? लड़की ने सड़क से नीचे उतरते एक कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। गांव का रास्ता यहीं से कटता है। रास्ता कच्चा है, इसलिए पैदल ही चलना होगा। बस 20 से 25 मिनट की बात है। अंधेरी सड़क पर भूखे प्यासे रुकने से बेहतर हमें गांव जाना लगा। हमने आनन फानन में गाड़ी लॉक की, अपने बैग उठाए और उस अजनबी लड़की के पीछे हुई। वह हमें हाईवे से नीचे एक संकरे और पथरीले रास्ते पर ले गई। वह रास्ता बेहद अजीब और डरावना था। दोनों तरफ कटीली झाड़ियां ऐसी फैली थीं जैसे हमें जक देने की कोशिश कर रही हो। रास्ता इतना तंग था कि हमें एक कतार में चलना पड्डियच रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि वह लड़की उस पथरीले रास्ते पर इतनी तेजी से चल रही थी जैसे उसे अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिख रहा हो। हम लगभग दौड़ते हुए उसके पीछे भाग रहे थे, पर वह हमसे फासला बनाए हुए थी। तभी मेरे मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उस लड़की के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी और इस सन्नाटे में मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने गौर किया कि वह लड़की एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, बस एक सधी हुई रफ्तार से उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी। करीब 20 मिनट के उस खौफनाक सफर के बाद अंधेरे को चीरती हुई कुछ घरों की धुंधली परछाइयां नुमायां हुई। हम गांव की सरहद में दाखिल हो चुके थे, लेकिन दोस्तों, कदम रखते ही मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। पूरे गांव में शमशान जैसा सन्नाटा पसरा था। किसी भी घर की खिड़की से रोशनी की एक किरण तक नहीं झांक रही थी। हवा जैसे थम सी गई थी और माहौल में एक अजीब सी सड़ांध और भारीपन था जिसे महसूस कर रूह कांप जाए। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से यहां किसी इंसान की परछाई तक न पड़ रही हो। वह लड़की एक विशाल लेकिन जर्जर और टूटे फूटे मकान के सामने जाकर रुकी। उसने उस खंडहरनुमा घर की तरफ इशारा किया और अपनी उसी सपाट आवाज में कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं मैकेनिक को बुलाकर लाती हूं। इतना कहकर वह पास की एक संकरी और बेहद अंधेरी गली में मुड़ी और पलक झपकते ही हमारी आंखों से ओझल हो गई। हम पांचों उस वीरान हवेली के सामने बुत बने खड्डे थे। रौनक ने कांपती आवाज में मेरे कान में फुसफुसाया, रोहित भाई, मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। यहां कुछ बहुत गलत है। गांव की उस हवा में एक ऐसी दहशत घुली थी जिसने हमारे फेफड़ों तक को जगदाट लिया था। समझ नहीं आ रहा था कि हम असल में कहां आ फंसे हैं और वह रहस्यमयी लड़की वापस आएगी भी या नहीं। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था, लेकिन न तो वह लड्डच की लौटी और न ही कोई मैकेनिक। उस खामोशी में अब हमारे अपने ही दिल की धड़ाकने ड्रम की तरह गूंजने लगी थी। शंकर, जो हमेशा महफिल की जान होता था और हर बात पर मजाक करता था, अब उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने सूखे हलक से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी शंकर, जो हमेशा महफिल की जान हुआ करता था, अब बिल्कुल खामोश था। उसके चेहरे पर छाई हवाइयां और आंखों का खौफ साफ बता रहा था कि यह कोई मामूली डर नहीं है। अमन ने बार बार अपनी घड़ी की ओर देखते हुए झुंझलाकर कहा, यार 15 मिनट से ऊपर हो गए, वह लड़की अब तक वापस क्यों नहीं आई? कुणाल की आवाज घबराहट के मारे कांप रही थी। मुझे लगता है वह हमारे साथ कोई भद्दा मजाक कर रही थी। देखो तो सही, यहां कोई इंसान कैसे रह सकता है? सारे घर खंडहर बने हुए हैं। रौनक, जिसकी छठी इंद्री पहले से ही खतरे का इशारा दे रही थी, तुरंत बोला, मैंने पहले ही कहा था कि यह जगह ठीक नहीं है। हमें इसी वक्त वापस हाईवे की तरफ भागना चाहिए। कम से कम अपनी गाड़ी में हम सुरक्षित तो रहेंगे। यहां रुकना खुदकुशी है। मेरे मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ यह अंदेशा कि कहीं वह सच में मदद लेने गई हो और हम उसे बीच रास्ते छोड़ दें। पर उस वीरान गांव की भारी हवा में एक पल और रुकना भी दुश्वार हो रहा था। हम वापस मुड़ने का मन बना ही रहे थे कि तभी मेरी नजर उस अंधेरी गली के भीतर थोड़ी दूरी पर टिक गई। कसम से बस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी खिड़की के पीछे से कोई हमें झांक रहा हो। वह बस एक झलक थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वह वही लड़की थी।
मैंने झटके से अपने दोस्तों को रोका। रुको, वो रही। मैंने अभी उसे उस घर के पास देखा। सबकी निगाहें उस ओर घूमी जहां मैंने इशारा किया था। शंकर ने आंखें सिकोड़कर देखते हुए कहा, कहां भाई? मुझे तो वहां धुएं के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। पर मेरा यकीन पक्का था। मैंने जिद पकड़ डेच ली। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं, वह इसी गली में आगे वाले एक घर के पास है। चलो चलकर देखते हैं तो सही। पता नहीं उस वक्त मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। शायद वह उस लड़की की तलाश थी या उस रहस्यमयी गांव का कोई काला साया जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे दोस्त पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब मैंने निडर होकर उस काली गली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए तो मजबूरन उन्हें भी मेरे पीछे आना पड़ा। हम जैसे जैसे उस गली के अंदर जा रहे थे, तापमान अचानक गिरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी बर्फबारी वाली जगह पर आ गए हों। और जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, मेरे दोस्त भी हिचकिचाते हुए मेरे पीछे हो लिए। आखिर इस खौफनाक मंजर के बीच हम एक दूसरे का साथ कैसे छोड़ डाल सकते थे? हमने अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, जिसकी पतली रोशनी उस संकरी और दमघोटू गली के अंधेरे को चीरने लगी। दोनों तरफ मलबे में तब्दील हो चुके घर थे, जिनकी छतें ढह चुकी थी और दीवारों को कंटीली झादियों ने अजगर की तरह जगदाच रखा था। उस वीरानगी को देख ऐसा लग रहा था मानो बरसों पहले यहां वक्त ठहर गया हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें वह घर नजर आया जिसकी खिद्दाकी में मैंने हलचल देखी थी। यह बाकी खंडहरों के मुकाबले कुछ बेहतर हालत में था, मगर इसकी खामोशी और भी डरावनी थी। घर का भारी लकड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। हम सब चौखट पर ठिठक गए। रौनक ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ दचकर फुसफुसाया, रोहित, रहने दे भाई। इस तरह किसी अनजान घर में घुसना खतरे से खाली नहीं है। मैंने उसकी घबराहट महसूस की, पर मेरा मन उस राज को जानने के लिए बेचैन था। देख, दरवाजा पहले से खुला है। शायद वह लड़ी डिडिच की हमें अंदर ही बुला रही हो। हम बस मैकेनिक का पूछेंगे और फौरन बाहर आ जाएंगे, मैंने खुद को और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। वह एक लंबी, दिल दहला देने वाली चूचू की आवाज के साथ पूरा खुल गया। हम एक एक करके उस स्याह अंधेरे घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा भारी और धूल भरी थी। फ्लैशलाइट की रोशनी जहां भी पड़ती थी, वहां दीवारों की गहरी दरारें और छत से लटकते मकड़ी के जाले किसी डरावने जाल की तरह दिख रहे थे। फर्श पर जमी धूल की मोटी परत गवाही दे रही थी कि यहां अरसे से किसी इंसान के कदम नहीं पड़े। हमने दबी जुबान में आवाज लगाई, कोई है? मैडम, आप यहीं हैं क्या? हमारी आवाज खाली कमरों में गूंज कर वापस आ रही थी, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक घर के पिछले हिस्से से किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पैर सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। आप यहीं हैं क्या? हमारी आवाज उस खाली और मनहूस घर के सन्नाटे में गूंजकर दम तोड़ गई। कोई जवाब नहीं आया, बस दीवारों से टकराकर लौटती हमारी अपनी ही प्रतिध्वनि। घर के पिछले हिस्से में एक और कमरा था। भारी कदमों और धधकते दिल के साथ मैंने उस तरफ कदम बढ़ाए। मेरे दोस्त साए की तरह मेरे पीछे थे। जैसे ही हम उस दूसरे कमरे की चौखट पर पहुंचे, एक ऐसी भयानक और असहनीय सद्दांध ने हमारा स्वागत किया कि कलेजा मुंह को आ गया। वह बदबू इतनी गाढ़ी और घिनौनी थी कि लगा दम घुट जाएगा। हम सबने अपनी नाक पर रुमाल और हाथ रख ली। कुणाल की आवाज रूंध गई, भाई, ये कैसी सड्डी हुई गंध है, यहां से चलो, अभी बाहर निकलो। पर मेरी सुध बुद्ध जैसे खो गई थी। मैं जानना चाहता था कि इस खामोश वीरानगी के बीच यह मौत जैसी बू कहां से आ रही है। मैंने कांपते हाथों से अपने फोन की फ्लैशलाइट उस कमरे के अंधेरे की ओर घुमाई। दोस्तों, रोशनी पड़ते ही जो मंजर सामने आया, उसने हमारी रूह को पत्थर बना दिया। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और जिस्म थर थर कांपने लगा। कमरे की छत से इंसानी धड्डान लटके हुए थे। हां, करीब 10 से 12 लाशें कसाई खाने के मांस की तरह ऊपर से लटकी हुई थीं। उन सब की खाल बेरहमी से उधेड़ दी गई थी और किसी का भी सिर दर्दार से जुद्धा नहीं था। फर्श का हर कोना काले पड़डाट चुके खून से सना हुआ था। डर के मारे हमारी घिग्गी बंद गई थी, पैर जैसे जमीन में कील से ठोक दिए गए हों। मौत साक्षात हमारे सामने खद्दी थी। तभी अमन ने, जो मेरे बिल्कुल बगल में खद्दा था,
कांपते हुए हाथ से छत के एक सुदूर कोने की ओर इशारा किया। जैसे ही हमारी फ्लैशलाइट की किरणें उस कोने पर पड़ी, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। छत पर एक खौफनाक औरत किसी विशाल छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। उसके बाल फर्श तक लटक रहे थे और उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह हमें ही घूर रही थी। ये वही औरत थी जिसे हम अब तक एक बेसहारा लड्डक की समझ रहे थे। देखते ही देखते वह छत पर रेंगना बंद करती है और गले से एक अजीब डरावनी घुरघुराहट निकालने लगती है। उसकी नजरों में भूख थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। हम समझ चुके थे कि वह हम पर झपटने को तैयार है। हम उस मौत के कमरे में बुरी तरह फंस चुके थे और भागने का हर रास्ता बंद नजर आ रहा था। हम पांचों उस भयानक मंजर को देखकर जैसे जिंदा लाश बन गए थे। हमारी हिलने तक की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह औरत, या कहें कि वह रूह कंपा देने वाली बला, अभी भी छत से किसी दरिंदे की तरह चिपकी हमें घूर रही थी। उसकी डरावनी गुर्राहट उस पूरे बंद कमरे में गूंज रही थी जो सीधा हमारी रूह को चीर रही थी। हम सब जानते थे कि अगर एक पल की भी देरी हुई तो हमारा हश्र भी उन छत से लटकी बेजान और बिना खाल वाली लाशों जैसा ही होगा। तभी उस औरत ने एक ऐसी कान फोड़ू चीख मारी कि हमारे कान सुन्न पड़ गए और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उस चीख के साथ ही वह बिजली की तेजी से छत पर रेंगती हुई हमारी तरफ लपकी। बस उस एक पल ने हमारे भीतर मौत के डर से उपजी एक अजीब सी ऊर्जा भर दी। हम सब एक साथ भागो चिल्लाते हुए पीछे उस दरवाजे की तरफ पलटे जिससे हम अंदर आए थे। अमन सबसे आगे था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक कर दरवाजे को धकेला, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बाहर से पत्थर की तरह जाम कर दिया हो। हम पागलों की तरह दरवाजे पर हाथ पैर मारने लगे, चीखने लगे, पर दरवाजा नहीं खुला। पीछे से उस चुड़ैल के रेंगने और उसकी लंबी नाखूनों के फर्श पर घिसटने की आवाज और करीब आती जा रही थी। मौत अब हमारे सर पर नाच रही थी। तभी रौनक की नजर कोने में एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ी जिसकी चौखट खाली थी। रौनक गला फाड़कर चिल्लाया, वो खिड़की, वहां से कूदो। बचने का बस यही एक रास्ता था। शंकर सबसे पहले उस खिड़की की तरफ लपका और बिना सोचे समझे बाहर के अंधेरे में कूद गया। उसके ठीक पीछे कुणाल और अमन भी जान बचाकर बाहर निकले। अब कमरे में सिर्फ मैं और रौनक बचे थे और वह बला हमारे सर के ठीक ऊपर पहुंच चुकी थी। उसकी ठंडी सांसें मुझे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने पूरी ताकत से रौनक को खिड़की की तरफ धक्का देते हुए कहा, तू कूद जल्दी। रौनक जैसे ही बाहर कूदा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। उस औरत का भयानक चेहरा, उसकी धसी हुई आंखें और खून से लथपथ हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर उस खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। रौनक के खिड़की से बाहर कूदते ही मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस चौखट से बाहर की ओर छलांग लगा दी। हम पांचों एक के ऊपर एक कच्ची जमीन पर जा गिरे। गिरने की वजह से शरीर पर कई जगह खरोंचें आईं और चोटें भी लगीं, लेकिन उस वक्त खौफ का एड्रेनालिन इतना ज्यादा था कि किसी दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। हम बस बेतहाशा हाँफ रहे थे जैसे फेफड़े फट जाएंगे। अभी हम संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि उसी खिड़की के भीतर से एक ऐसी अट्टहास गूंजी जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। वह उस चुड़ैल की रूह कंपा देने वाली हंसी थी। वह हंसी किसी जीत की नहीं, बल्कि एक खूंखार शिकारी के मजे लेने जैसी थी। हम समझ गए कि मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अब भी उसी शापित गांव की कैद में थे। अमन ने कांपते हुए फुसफुसाया, खड्डे दे हो जाओ, यहां से भागो अभी। बिना पीछे मुड़े हम उस गली की उल्टी दिशा में पागलों की तरह दौड़ने लगे। रास्ता कहां जा रहा था हमें नहीं पता था। बस उस घर से दूर जाना ही हमारी एकमात्र मंजिल थी। भागते भागते हम गांव के एक खुले हिस्से में जा पहुंचे, जो शायद कभी गांव का मुख्य चौक रहा होगा। वहां एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पीछे हम सब दुबक गए ताकि किसी की नजर हम पर न पड़े। हमारी सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। तभी उस सन्नाटे में हमें बहुत सारे लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग हमारे आसपास खड़े डरने होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। यह सोचकर ही पसीने छूट गए कि इस वीरान और खंडहर हो चुके गांव में इतने लोग कहां से आए। मैंने कांपते हाथों से दीवार के ऊपर से झांककर चौक की तरफ देखा। दोस्तों,
जो नजारा मेरी आंखों के सामने था उसने मेरी बची कुची हिम्मत भी तो दा दी। चौक के बीचों बीच दर्जनों लोग खड़े थे, लेकिन वे चलते फिरते इंसान नहीं लग रहे थे। वे सब उसी पारंपरिक राजस्थानी लिबास में थे, पर उनके शरीर का आधा हिस्सा गला हुआ था और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वे सब एक घेरा बनाकर खड़े नीचे थे और उस घेरे के बीच में वही लड्डिचकी बैठी थी जो हमें हाईवे पर मिली थी। वो अब किसी शांत लड्डिचकी की तरह नहीं, बल्कि एक रानी की तरह उन रूहों के बीच बैठी हमें ही ढूंढ रही थी। उस चौक में जहां कुछ पल पहले सिर्फ वीराना और सन्नाटा था, अब एक रूह कंपा देने वाला हुजूम उमड़ पड़ा था। वहां काफी तादाद में आदमी, औरतें और बच्चे बैठे थे, लेकिन वे हार्ड मांस के इंसान नहीं थे। वे सब धुंधली परछाइयों की तरह लग रहे थे, काले, विभत्स और डरावने। वहां किसी खौफनाक दावत की तैयारी चल रही थी। बड़े बड़े बर्तनों से काला धुआं उठ रहा था और वे सब किसी इंतजार में थे। वह पूरा गांव मुर्दों और प्रेतों की बस्ती बन चुका था। मैं बदहवास होकर वापस दीवार के पीछे छिप गया और कांपते हुए अपने दोस्तों को सब बताया। रौनक की आंखों में खौफ और मैंने कहा था वाला अफसोस साफ था। उसने रूंधती आवाज में कहा, मैंने कहा था रोहित, वह लड़की हमें यहां फंसाने लाई थी। ये पूरा गांव एक मौत का जाल है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस वक्त ग्लानि और पश्चाताप मुझे खाए जा रहा था। अगर मैं अपनी जिद पर न डरा होता तो आज मेरे दोस्त इस मौत के कुएं में न फंसे होते। पीछे वह छिपकली जैसी चुड़ैल थी और सामने प्रेतों का यह जमघट। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। मेरी आंखों के सामने बार बार वही बिना खाल की लटकी लाशें नाच रही थी। डर इतना हावी था कि सांस लेना भी दूभर था। शंकर, जो अब तक लगभग बेसुध हो चुका था, उसने एक आखिरी बार हिम्मत जुटाई और दीवार के ऊपर से झांका। वह कुछ सेकंड तक उन प्रेतों को फटी आंखों से देखता रहा और फिर झटके से नीचे बैठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड्डेडियस चुका था, जैसे शरीर का सारा खून निचोड़ डुबो लिया गया हो। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया और लगभग मरती हुई आवाज में कहा, भाई, वो जो बीच में कड्डा ही छरी है, उसमें हमारा ही सामान पड्डा है और वो लड्डकी, वो अब हमारी तरफ ही देख रही है। जैसे ही शंकर ने यह कहा, पूरे चौक की फुसफुसाहट अचानक रुक गई। एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो चीख से भी ज्यादा भयानक था। हमें एहसास हो गया कि उन हजारों आंखों ने अब हमें ढूंढ लिया है। बिना आग के वो बर्तन उबल रहे हैं। शंकर की इस बात ने हमारे रोंगटे खड्डे कर दिए। खौफ की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। यह कोई मामूली मुसीबत नहीं थी। हम साक्षात नर्क के दरवाजे पर खड्डे कीरे थे। ग्लानि और डर के मारे मेरे आंसू निकल आए। यह सब मेरी गलती है। मेरी जिद ने हमें यहां ला खद्दा किया। अब हम कभी यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। मैं हार मान चुका था, लेकिन तभी रौनक ने, जो अब तक खामोश था, मेरी बात काटी। उसकी आवाज में थरथराहट तो थी, पर एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। वह बोला, रोहित, यह रोने या हार मानने का वक्त नहीं है। हम यहां मरने के लिए नहीं आए हैं। हमें लड़ना होगा और यहां से निकलना होगा। अमन ने बेबसी से पूछा, पर कैसे? आगे ये रूहों का जमघट है और पीछे वह आदमखोर चुड़ैल। रौनक ने बेहद संजीदगी से हमें अपनी योजना समझाई। आगे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें उसी रास्ते पर वापस जाना होगा जिससे हम आए थे। हमें उसी चुड़ैल के खंडहर के पास से होकर भागना होगा। वापस उसी मौत के घर की तरफ जाना? यह सुनकर हम सबकी रूह कांप गई, लेकिन रौनक ने अपनी बात जारी रखी। मेरी बात गौर से सुनो। हम सब एक साथ यहां से भागेंगे। उन प्रेतों ने शायद हमें अभी तक पूरी तरह देखा नहीं है, पर जैसे ही हम हिलेंगे, वे सब शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ डिडेंगे। हमें बस एक ही काम करना है, बेहिसाब भागना है। वह एक पल के लिए रुका और उसकी आंखों में एक चेतावनी थी जो मौत से भी गहरी थी। उसने कहा, सबसे जरूरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पीछे मुद्दत कर नहीं देखेगा। रास्ते में तुम्हें डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा जाए या कोई अपना ही रोता हुआ सुनाई दे। लेकिन अगर सुबह का सूरज देखना चाहते हो तो रुकना मत और न ही पीछे मुद्दाना। वह सब सिर्फ एक छलावा होगा हमें रोकने के लिए।
हमें उसकी बात की गंभीरता समझ आ गई थी। उस वीरान शापित गांव में मौत हमारे चारों ओर मंडरा रही थी और बचने का बस यही एक आखिरी पागलपन भरा रास्ता बचा था। हमने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और फेफड़ों में आखिरी सांस भरकर भागने के लिए तैयार हो गए। रुकना मत, भागते रहो। रौनक की आवाज मेरे कानों में बिजली की तरह कौंधी, लेकिन कुणाल की वह चीख, वह इतनी असली थी कि मेरा कलेजा कांप गया। हम उस कटीले और पथरीले रास्ते पर बेतहाशा भाग रहे थे। पीछे से सैकड़ों प्रेतों के पैरों की थाप और उस चुड़ैल की डरावनी हंसी का शोर पीछा कर रहा था। तभी कुणाल के गिरने की आवाज आई। रोहित, रौनक, रुको, मेरा पैर किसी ने पकड़ डिच लिया है, बचाओ मुझे। उसकी आवाज में जो खौफ था उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। सालों की दोस्ती, वो साथ बिताए लम्हे, सब एक पल में आंखों के सामने तैर गए। मेरा मन चीख चीख कर कह रहा था कि पीछे मुद्द और अपने भाई जैसे दोस्त को उस नर्क से बाहर निकाल। मैं रुकने ही वाला था, मेरी गर्दन पीछे मुद्दने ही वाली थी कि तभी रौनक ने दौड़ते मेरा हाथ इतनी जोर से झटके के साथ खींचा कि मैं गिरने से बचा। रोहित, पीछे मत देखना, वो कुणाल नहीं है। रौनक दहद्दा, उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी और सख्ती थी। मैंने कांपते हुए कहा, पर कुणाल, वो गिर गया है, वो मर जाएगा। तभी मेरे ठीक बगल से कुणाल की आवाज आई, मैं यहां हूं रोहित, भाग, रुक मत। मेरे होश उड़ गए। मैंने तिरछी नजर से देखा, कुणाल मेरे बाईं तरफ अमन और शंकर के साथ पूरी जान लगाकर भाग रहा था। तो फिर वो पीछे से आने वाली चीख किसकी थी? वह आवाज बिल्कुल कुणाल जैसी थी, वही दर्द, वही पुकार। अगर मैं एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़ जाता तो शायद वह छलावा मुझे वहीं खींच लेता। अब हमें हाईवे की रोशनी धुंधली सी दिखाई देने लगी थी। पीछे से आने वाली चीखें अब और भी भयानक और डरावनी हो गई थी। वह लड़की, वह चुड़ैल और वह पूरा गांव एक साथ मिलकर चिल्ला रहा था, जैसे कोई भूखा शिकारी अपना शिकार हाथ से निकलते देख पागल हो गया हो। हम उस कच्चे रास्ते से निकलकर हाईवे के डामर पर आ गिरे। अमन ने कांपते हाथों से जेब से चाबी निकाली। हम पांचों किसी तरह गाड़ी के अंदर घुसे और अमन ने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई, वही गाड़ी जो कुछ घंटों पहले टस से मस नहीं हो रही थी। अमन ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। हमने तब तक पीछे मुद्दा कर नहीं देखा जब तक हम उस सुनसान हाईवे से काफी दूर एक रोशन पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब हम गाड़ी से उतरे तो हम सबकी हालत देख पेट्रोल पंप वाला भी डर गया। हमारे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर झादियों की खरोंचें थीं, लेकिन सबसे डरावनी चीज गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर थी। वहां मिट्टी और खून से सने छोटे छोटे बच्चों और बड़ों के दर्जनों हाथों के निशान थे, जैसे कोई चलती गाड़ी को रोकने के लिए उसे पीछे से पकड़ डच रहा हो। और गाड़ी के बम्पर पर राजस्थानी घाघरे का एक फटा हुआ लाल टुकड़ा अटका हुआ था। आज भी जब हम पांचों दोस्त मिलते हैं तो राजस्थान की उस रात का जिक्र नहीं करते, पर कभी कभी जब मैं सोता हूं तो मुझे वही धीमी आवाज सुनाई देती है, रोहित, रुको, मुझे छोड़ कर मत जाओ। दोस्तों, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे भयानक इम्तिहान था। एक तरफ बरसों की दोस्ती थी और दूसरी तरफ मौत का वो खौफनाक जाल। कुणाल की वो चीखें, रोहित, बचाओ, मेरा पैर पगडेच लिया है, मेरे कानों में किसी आरी की तरह चुभ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि सब कुछ दांव पर लगाकर पीछे मुड़ दूं और उसे उस अंधेरे से खींच लाऊं, लेकिन रौनक ने मेरा हाथ इतनी बेरहमी से जकड़ा हुआ था कि मेरी हड्डियां चटकने लगी थी। वह चीखा, रोहित, पागल मत बन, वो कुणाल नहीं है, वो सिर्फ हमें रोकने का छलावा है, पीछे मत देख, बस भाग। अमन और शंकर की सिसकियां और कुणाल की वो रूह कंपा देने वाली पुकार। हम चारों बस बेतहाशा भाग रहे थे। अपने सबसे अजीज दोस्त को उस नर्क में अकेला छोड़ दचकर भागना मेरे कलेजे को चीर रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, झादियां शरीर को लहूलुहान कर रही थीं, लेकिन खौफ ऐसा था कि पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे कुणाल की वो चीखें उन प्रेतों के डरावने शोर और सन्नाटे में कहीं दफन हो गई। न जाने कितनी देर तक हम उस कटीले रास्ते पर मौत से रेस लगाते रहे और फिर अचानक पैरों के नीचे हाईवे की वो पक्की सड छिक महसूस हुई। हम चारों लगभग लुढ़कते हुए सड अछेक पर आ गिरे।
फेफड़े फटने को थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन हम उस शैतानी गांव की सरहद से बाहर आ चुके थे। कुछ मिनटों तक हम वहीं सदाचक की धूल में पड्डे करे रहे। सिर्फ एक दूसरे की उखद्दाती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब थोड़ा होश आया तो हम लड्ड खद्दाते हुए खद्दे हुए। रौनक ने फटी आंखों से हम सबको गिना। मैं, अमन, शंकर और रौनक, हम सिर्फ 4 थे। शंकर ने कांपते हुए और रुंधे गले से पूछा, कुणाल, कुणाल कहां है? हम सबकी निगाहें उस अंधेरे कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गईं, जहां से हम अभी भाग कर आए थे। वहां सिर्फ घना सन्नाटा और मौत जैसी खामोशी थी। अमन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हम उसे वहां कैसे छोड़ डांट सकते हैं, हमें वापस जाना होगा। लेकिन रौनक ने उसे पकड़ डाल लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक डरावनी सच्चाई। उसने कहा, अमन देख। और उसने सड़क के किनारे उसी कच्चे रास्ते के मुहाने पर इशारा किया। वहां धूल में कुणाल का एक जूता पद्दा था, लेकिन ताज्जुब और खौफ की बात यह थी कि वह जूता बिल्कुल सूखा था, जबकि हम सब पसीने और खून से लथपथ थे। और तभी उस अंधेरे रास्ते के अंदर से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। और वो आवाज बिल्कुल हम चारों की मिली जुली आवाज थी। हम समझ गए कि कुणाल अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। हम अपनी जान बचाकर तो भाग आए थे, लेकिन अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस वीरान गांव की भेंट छरा आए थे। आज भी जब हम चारों मिलते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, बस कुणाल की वो खाली कुर्सी हमें उस रात की याद दिला देती है। हम सब ने उस घने अंधेरे रास्ते की तरफ देखा, जहां से हम अभी अभी मौत को मात देकर निकले थे। वहां अब सिर्फ एक डरावनी खामोशी थी। रौनक का चेहरा डर और अफसोस से सफेद पर देख चुका था। उसने बहुत ही धीमी कांपती आवाज में कहा, वो आवाज छलावा नहीं थी रोहित। कुणाल सच में फंस गया था। यह सुनते ही जैसे हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन पागलों की तरह जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हम अपने सबसे जिगरी दोस्त को, जो हमारे साथ हंसता खेलता गुद्द गांव से निकला था, उन भूखे प्रेतों और उस आदमखोर चुड़ैल के बीच तड़पता छोड़ आए थे। अमन गुस्से और गम में तमतमाया हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मेरा कॉलर पकड़ डाल लिया। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। यह सब तेरी वजह से हुआ है रोहित। तू ही हमें उस मनहूस लड्डचकी के पीछे उस गांव में ले गया था। तू कातिल है कुणाल का। मैं पत्थर बन चुका था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी एक गलत जिद ने आज हमारी दोस्ती का एक हिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इससे पहले कि अमन मुझ पर हाथ उठाता, रौनक ने उसे पीछे खींच लिया। अमन, होश में आ, यह लड़ने का वक्त नहीं है। हम अभी भी उस सरहद पर खड़े हैं। यहां से जान बचाना पहली प्राथमिकता है। रौनक की बात में कड़वी सच्चाई थी। हम हाईवे पर तो थे, पर खतरा टला नहीं था। तभी शंकर, जो अब तक बुत बना हमारी गाड़ी को घूर रहा था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने थरथराते हुए कहा, भाई, हम सब ने गाड़ी को अच्छे से लॉक किया था ना? हम सब ने हां में सिर हिलाया। शंकर ने कांपती उंगली से गाड़ी की तरफ इशारा किया। तो फिर ड्राइवर के पीछे वाली सीट का दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? हमारी रूह फना हो गई। गाड़ी का एक पिछला दरवाजा सच में थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर का अंधेरा हमें चिढ़ा रहा था। क्या कोई चीज हमारे साथ उस गांव से बाहर आ गई थी, या कुणाल? नहीं, यह सोचना भी खौफनाक था। उस वक्त वह गाड़ी जो हमें इस मुसीबत में छोड़ गई थी, वही हमारे लिए दुनिया की आखिरी उम्मीद थी। हम सब बेतहाशा हाँफ रहे थे। कुणाल को खोने का जो घाव लगा था, वह ताउम्र नहीं भरने वाला था, पर फिलहाल उस जहन्नुम से कोसों दूर भागना ही एकमात्र मकसद था। जल्दी अंदर बैठो, रौनक ने लगभग चीखते हुए कहा। यहां एक पल भी रुकना मौत को दावत देना है। अमन ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। हैरानी की बात यह थी कि जो गाड़ी मैकेनिक के बिना हिलने को तैयार नहीं थी, वो एक ही सेल्फ में 10 दिन मारकर स्टार्ट हो गई। हमने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, बस एक्सीलरेटर पर पैर रखा और उस काली रात को पीछे छोड़ कर भाग निकले। पर जैसे ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ी, हमें गाड़ी के पिछले हिस्से से एक बहुत ही धीमी दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। शुक्रिया दोस्तों, मुझे साथ लाने के लिए। अमन ने जैसे ही जेब से चाबी निकाली, उसके हाथ थरथरा रहे थे।
हम बस किसी भी तरह उस लोहे के डिब्बे के अंदर सुरक्षित हो जाना चाहते थे, लेकिन शंकर अचानक अपनी जगह पर पत्थर बन गया। उसकी आंखें फटी की फटी थीं और वह एक तक गाड़ी के पिछले दरवाजे को घूर रहा था। क्या हुआ शंकर? चल अंदर बैठ, मैंने उसे झकझोरते हुए कहा। पर शंकर के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बस कांपती हुई उंगली से उस दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दरवाजा। वह बस इतना ही बोल पाया। दोस्तों, शंकर की बात सुनकर हम चारों के कदम वहीं जम गए। ड्राइवर के ठीक पीछे वाली वह सीट जहां मैं बैठता था, उसका दरवाजा अब थोड़ा सा और खुल चुका था। सन्नाटे को चीरती हुई वह चूं चूं की हल्की आवाज हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। हम सबको अच्छी तरह याद था कि अमन ने जाने से पहले 2 बार रिमोट दबाया था और बीप बीप की वो आवाज हम सबने सुनी थी। फिर ये लॉक अपने आप कैसे खुल गया? उस सुनसान हाईवे पर जहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था, वहां उस बंद गाड़ी का दरवाजा खुलना किसी खौफनाक अनहोनी का संकेत था। डर के मारे हमारी घिग्गी बंद गई। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी के करीब जाए। अमन ने दबी और कांपती आवाज में कहा, उसके अंदर कुछ है। वो गांव से बाहर आ गए हैं रोहित। वो हमारा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। शंकर तो जैसे अब फूट फूट कर रोने ही वाला था। नहीं, ऐसा मत बोल भाई, हम बच गए हैं, हम यहां से निकल जाएंगे। वह खुद को तसल्ली दे रहा था, पर उसकी आवाज का कंपन हकीकत बयान कर रहा था। हम चारों के जहन में एक ही खौफनाक ख्याल बिजली की तरह कौंध रहा था। क्या उस घने अंधेरे के पीछे सीट पर वही छिपकली जैसी चुड़ैल दुबकी हमारा इंतजार कर रही है, या फिर उन बिना खाल वाली लाशों में से कोई एक रेंग कर यहां तक आ गई है? तभी गाड़ी के अंदर से एक बहुत ही धीमी और ठंडी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ जाग गया हो। रौनक के उस एक झटके ने जैसे हमारी धड़कनें ही रोक दी थी। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, हम तीनों अपनी जगह पत्थर बन गए। रौनक ने कांपते हाथों से अपने फोन की फ्लैशलाइट को गाड़ी के हर कोने में घुमाया। क्या है अंदर? अमन की चीख में मौत का खौफ था। रौनक की लाइट पहले डैशबोर्ड पर पड़ी, फिर फ्रंट सीट्स पर और आखिर में पीछे वाली उस खाली सीट पर जहां से दरवाजा खुला था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी शोर लग रही थी। सब ठीक है, यहां कोई नहीं है, रौनक ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पर उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। हमारे बैग्स वैसे ही पड़े थे, पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेट भी अपनी जगह थे। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। फिर ये दरवाजा ये खुला कैसे? शंकर ने रोते हुए पूछा। हम अभी इस गुत्थी को सुलझा ही रहे थे कि तभी मेरी नजर उस सीट पर पड़ी जहां मैं बैठता था। धूल और मिट्टी से सनी उस सीट पर एक गीला निशान था, जैसे कोई गीली चीज वहां रखी गई हो। मैंने हिम्मत करके अपनी फ्लैशलाइट करीब की। वो पानी नहीं था, वो लाल रंग का गाढ़ा तरल था, ताजा खून। और उसी सीट पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ लिखा था। मैंने कांपते हाथों से वो पर्चा उठाया। उस पर लिखा था, रोहित, तुम तो भाग गए, पर मैं अभी भी यही हूं, पीछे मुड़कर मत देखना। लिखावट बिल्कुल कुणाल की थी। जैसे ही मैंने वो पढ़ा, गाड़ी का इंजन अपने आप धड़ धड़ करके स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स जल उठी। पर इस बार लाइट की रोशनी में सड़क पर कोई नहीं था, बल्कि गाड़ी के सामने वाले शीशे पर अंदर की तरफ से 2 खूनी हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर बैठकर हमें बाहर देख रहा हो, जबकि गाड़ी पूरी तरह खाली थी। अंदर बैठो जल्दी, रौनक चिल्लाया। अब हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था। हम चारों पागलों की तरह गाड़ी के अंदर घुसे। अमन ने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर पर पैर रखा। गाड़ी 100 की रफ्तार पार कर चुकी थी, पर हम सबको अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस हो रही थी। जैसे ही हमने हाईवे का पहला मील का पत्थर पार किया, गाड़ी के पीछे वाले शीशे में मुझे कुछ दिखा। पीछे वाली सीट पर अंधेरे में 2 आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, भाई, ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है। वह कुणाल की आवाज थी, या शायद वह चीज जो अब कुणाल का रूप धर चुकी थी। हम चारों की रूह कांप गई। वह चश्मा जिसकी एक कमानी हल्की सी मुड़ी हुई थी, रौनक के कांपते हाथों में था।
ये वही चश्मा था जिसे कुणाल कभी अपनी आंखों से अलग नहीं करता था। ये यहां कैसे? अमन की आवाज हलक में ही फंस गई। हम सब ने उस वीरान रास्ते की तरफ देखा जहां हम कुणाल को छोड़ कर आए थे। अगर कुणाल वहां गिर गया था, अगर उन प्रेतों ने उसे वहीं दबोच लिया था, तो उसका चश्मा गाड़ी के अंदर फर्श पर कैसे मिल सकता है? इसका एक ही खौफनाक मतलब था, वह चीज जो कुणाल का रूप धरकर हमें पुकार रही थी, या शायद खुद कुणाल का कोई अंश हमसे पहले गाड़ी तक पहुंच चुका था। गाड़ी में बैठो अभी, रौनक चिल्लाया। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि पागलपन था। हम चारों किसी तरह अंदर घुसे। अमन ने पागलों की तरह इंजन स्टार्ट किया। इस बार गाड़ी बिना किसी नखरे के स्टार्ट हो गई। जैसे ही हेडलाइट्स की रोशनी हाईवे की काली सडेडी डडक पर पडडेडी डडाह, हमें दूर सडडडैक के बीचों बीच वही राजस्थानी लडडडच की खड्डदती दिखाई दी। वह हमें देख नहीं रही थी, बस अपना सिर झुकाए खड्डडरी थी। अमन ने बिना ब्रेक मारे गाडड्डी की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही हम उस लड्डडचकी के पास से गुजरे, उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा गायब था। वहां सिर्फ मांस के लोथद्दे और चमकती हुई दो सफेद आंखें थीं। उसने अपना हाथ हवा में लहराया जैसे हमें विदा कर रही हो। गाड़ी 120 की रफ्तार से दौड़ डच रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी पीछे की सीट से, जहां मैं और शंकर बैठे थे, अचानक सीट बेल्ट के बजने की आवाज आई। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। बीच वाली सीट खाली थी, लेकिन सीट बेल्ट अपने आप खींचकर लॉक हो गई थी, जैसे वहां कोई अदृश्य इंसान बैठा हो। और तभी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखे कुणाल के पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू पूरी गाड़ी में फैल गई। अमन ने शीशे में मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहित, कुणाल साथ ही है। हम सुबह होने तक नहीं रुके। जब सूरज की पहली किरण ने जयपुर के पास हमारे चेहरे को छुआ, तब जाकर अमन ने गाड़ी एक ढाबे पर रोकी। हम चारों बाहर निकले, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ी का पिछला दरवाजा खोले। गुद्दागांव पहुंचने के बाद हमने वो गाड़ी बेच दी। आज भी जब कभी रात के 1:30 बजते हैं, मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मिस कॉल आती है, और जब मैं वापस कॉल करता हूं तो दूसरी तरफ से सिर्फ रेगिस्तान की हवा के चलने की और कुणाल के धीरे से हंसने की आवाज आती है। अमन की आवाज में जो खौफ और नफरत थी, उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। गाड़ी के अंदर का माहौल उस वीरान गांव से भी ज्यादा भारी हो चुका था। अमन पागलों की तरह चाबी घुमा रहा था। स्टार्ट हो जा प्लीज, खुदा के लिए स्टार्ट हो जा। इंजन की वो रेंगने वाली आवाज उस सन्नाटे में किसी कसाई की छुरी जैसी लग रही थी। तभी शंकर ने, जो मेरे बगल में बैठा था, धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने खिड़की के बाहर इशारा किया। हाईवे की उस धुंधली रोशनी में सड़क के किनारे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों वही धुंधली परछाइयां खड़ी थीं, जो चौक में दावत की तैयारी कर रही थीं। वे सब खामोशी से हमारी गाड़ी को देख रहे थे, जैसे वे जानते हो कि हम कहीं नहीं जा सकते। अमन ने एक आखिरी बार पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने एक लंबी डरावनी आवाज ली और अचानक दहाड़ मारकर स्टार्ट हो गया। अमन ने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी के टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए चीख उठे और हम उस जहन्नुम से दूर भागने लगे। हम 120 की रफ्तार से भाग रहे थे, पर गाड़ी के अंदर का सन्नाटा अभी भी वही था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी के पिछले शीशे, रियर ग्लास पर कुछ चिपक रहा है। मैंने मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। गाड़ी के पिछले शीशे पर बाहर से खून से सने 2 हाथ चिपके हुए थे और कोई गाड़ी के साथ साथ घिसट रहा था। वो आवाज, वो कुणाल की आवाज थी, जो रोते हुए कह रहा था, रोहित, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं यहीं हूं। अमन ने शीशे में देखा और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। उसने गाड़ी और तेज कर दी। हम तब तक नहीं रुके जब तक सुबह की पहली किरण ने राजस्थान की सीमा को नहीं छुआ। आज उस बात को सालों बीत गए हैं। हम चारों, रोहित, अमन, शंकर और रौनक, अब कभी साथ नहीं बैठते। हमारी दोस्ती उस रात उसी गांव में दफन हो गई। लेकिन आज भी जब कभी मैं रात को अपनी गाड़ी चलाता हूं, मुझे अपनी पिछली सीट पर कुणाल का वही टूटा हुआ चश्मा रखा हुआ मिलता है और गाड़ी के अंदर से वही पुरानी कोल्ड ड्रिंक की महक आने लगती है। ये थी रोहित,
और उसके दोस्तों की वो खौफनाक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। अमन ने पागलों की तरह एक्सीलरेटर पर पैर जमा दिया था। सुई 100, 120 और फिर 140 को छूने लगी। गुड़गांव की तरफ बढ़ते हुए उस हाईवे पर सन्नाटा चीख रहा था। हम सब पसीने और आंसुओं में नहाए हुए थे, पर एक अजीब सी राहत थी कि वह शापित गांव अब मीलों पीछे छूट चुका था। खिड़की के बाहर अंधेरा तेजी से पीछे भाग रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। मुझे लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उस खामोशी के बीच मुझे कुछ महसूस हुआ। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा था, इतनी ठंड कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। शंकर, जो मेरे बगल में बैठा था, उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और वह थर थर कांप रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें सामने की ओर जमी हुई थी और चेहरा पूरी तरह से पीला पड्डी चुका था। रोहित, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पीछे मत देखना। उसकी आवाज में जो खौफ था, उसने मेरे जिस्म के हर रोम रोम को खदद्दा कर दिया। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और बीच वाली सीट की तरफ देखा। वहां कुणाल का वह टूटा हुआ चश्मा रखा था, जो रौनक ने फर्श से उठाया था, लेकिन अब वह चश्मा हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पहन रखा हो। और तभी गाड़ी के पिछले शीशे में मेरी नजर गई। पीछे वाली खाली सीट पर, जहां कोई नहीं होना चाहिए था, वहां एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। वह कुणाल जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ सफेद हड्डियां चमक रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मुझे लगा जैसे मेरी रगों में खून जम गया हो। तभी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से अचानक वही गाना बजने लगा जो हम सुबह गाते हुए आए थे, लेकिन इस बार आवाज बहुत धीमी और भारी थी। अमन, जो पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था, उसने अचानक ब्रेक मार दिए। गाड़ी हाईवे के बीचों बीच चीखती हुई रुकी। हम सब सदमे में थे। अमन ने पीछे मुड़ कर देखा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, रोहित, कुणाल कह रहा है कि वह अपना चश्मा यहीं भूल गया था, इसलिए वह वापस आया है। तभी गाड़ी के चारों दरवाजे एक साथ अपने आप लॉक हो गए। बाहर हाईवे पर फिर से वही सन्नाटा छा गया। हमने खिड़की के बाहर देखा। वही कटीली झादियां, वही कच्चा रास्ता और दूर खड्डा, वही जर्जर घर। हम कहीं नहीं गए थे। हम पिछले 1 घंटे से बस उसी गांव के चक्कर लगा रहे थे। वह हाईवे, वह रफ्तार, सब एक छलावा था। हम अभी भी वहीं थे। इंजन की एक 140 की रफ्तार और हमारे फेफड़ों से निकलती भारी सांसों के बीच वह बर्फीली ठंडक फिर से गाड़ी के केबिन में उतर आई थी। वह साधारण ठंड नहीं थी, वह मौत की दस्तक थी। ऐसी बंद था, फिर भी मेरी हड्डियों तक में सिहरन दौड़ रही थी। और फिर वही सड़ांध, वही सड़ी हुई लाशों वाली घिनौनी बदबू, जिसने गुड़गांव की उस इंटरनेशनल कंपनी की सारी खुशबू और यादें धुंधला दी थीं। शंकर की हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून जम चुका हो। उसकी पथराई हुई आंखें सामने लगे रियर व्यू मिरर पर टिकी थी। उसने कांपते हुए बस इतना कहा, शीशे में देख। दोस्तों, उस वक्त मेरा रोम रोम चीख रहा था कि मत देख रोहित, मत देख। पर न जाने किस काली शक्ति ने मेरी गर्दन को ऊपर की ओर खींच लिया। मैंने जैसे ही उस छोटे से शीशे में अपनी नजरें गड्ढाई, मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। शीशे के उस अक्स में हम 4 नहीं 5 लोग थे। अमन पूरी शिद्दत से स्टीयरिंग थामे था। रौनक आगे वाली सीट पर बेसुध पद्दा था। मैं और शंकर पीछे की सीट पर सटे हुए बैठे थे। और हमारे ठीक बीच में, जहां कुणाल हमेशा बैठा करता था, कुणाल बैठा हुआ था। वह हमें देख नहीं रहा था, वह सीधा सामने शीशे की तरफ देख रहा था। लेकिन वह मेरा दोस्त कुणाल नहीं था। उसका चेहरा किसी मोम की गुद्दिया की तरह पिघल रहा था और उसकी वह मुस्कान, वह इतनी चौधी थी कि उसके होंठ कानों के पर्दों को छू रहे थे। वह बिना पलक झपकाए उस शीशे के जरिए मेरी आंखों में झांक रहा था। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन बगल में घुमाई, जहां कुणाल को होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट बिल्कुल खाली थी। पर जैसे ही मैंने वापस शीशे में देखा, वह वहीं बैठा था, अपनी उस शैतानी मुस्कान के साथ। तभी
अचानक गाड़ी के सारे शीशे अंदर से धुंधले होने लगे। उस धुंध पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उंगलियों के निशान उभरने लगे और ठीक मेरे कान के पास कुणाल की वही जानी पहचानी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट बनकर गूंजी। रोहित भाई, तुमने चश्मा तो उठा लिया, पर मेरी आंखें वहीं रह गईं। इतना सुनते ही अमन ने चीखते हुए ब्रेक मारे। गाड़ी हाईवे पर कई बार घूमी और एक जोर के धमाके के साथ सड़क के किनारे लगे एक डिवाइडर से जा टकराई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं एम्बुलेंस में था। पुलिस वालों ने बताया कि हमारी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अमन, रौनक और शंकर बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन जब मैंने उनसे कुणाल के बारे में पूछा तो पुलिस वाले ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, बेटा, गाड़ी में सिर्फ तुम 4 लोग ही थे और ताज्जुब की बात तो यह है कि तुम्हारी गाड़ी की पिछली सीट पर जहां तुम बैठे थे वहां धूल की एक ऐसी परत जमी थी जैसे वहां सालों से कोई बैठा ही ना हो, सिवाय एक टूटे हुए चश्मे के। आज भी मैं गुड़गांव के उसी ऑफिस में जाता हूं, वही 9:15 की शिफ्ट, पर अब मैं कभी अपनी गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा लॉक नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कोई है जो हमेशा मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा रहता है और वह तब तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसे उसकी आंखें वापस नहीं कर देता। अमन की वह चीख इतनी भयानक थी कि लगा जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर से छूट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे पर लहराने लगी। 140 की रफ्तार पर दौड़ती कार अचानक दाएं बाएं झटके खाने लगी, लेकिन अमन का ध्यान सड़क पर नहीं था। उसकी आंखें उस छोटे से शीशे पर जमी हुई थी जहां कुणाल अपनी टूटी हुई गर्दन और उस डरावनी चौड़ी मुस्कान के साथ ठीक मेरे और शंकर के बीच बैठा था। वो पीछे है, वो गाड़ी के अंदर है, अमन पागलों की तरह चिल्लाया। रौनक, जो पीछे मुड़कर देख रहा था, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके लिए सीट खाली थी, पर जैसे ही उसने अमन की चीख सुनी और डैशबोर्ड वाले शीशे में झांका, उसका रंग भी कागज की तरह सफेद पड़ गया। शीशे के अंदर का मंजर किसी नर्क से कम नहीं था। कुणाल की खाली काली आंखें अब सीधे शीशे के जरिए अमन की आंखों में झांक रही थी। तभी कुणाल के उस आकृति ने अपना हाथ धीरे से उठाया और अमन के कंधे की तरफ बढ़ाया। शीशे में साफ दिख रहा था कि उसके नाखून काले और लंबे हो चुके थे। अमन, गाड़ी संभाल, रौनक ने चीखते हुए स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तब तक हाथ से निकल चुकी थी। अचानक गाड़ी के अंदर का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं बल्कि वही सड़ी हुई घुरघुराहट और कुणाल की आवाज आई जो धीमी और फटी हुई थी। भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो ट्रिप शुरू हुई है। उसी पल गाड़ी का अगला टायर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। गाड़ी कई बार हाईवे पर पलटी खाती हुई नीचे खड्डे में जा गिरी। कांच टूटने की आवाज, चीखें और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मुझे होश आया तो चारों तरफ गहरा अंधेरा था। गाड़ी उल्टी पड़ी थी, मेरे सिर से खून बह रहा था। मैंने दर्द में कराते हुए अपने पास देखा, शंकर बेसुध पड़ा था। मैंने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कच्ची जमीन पर सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, चैप चैप चैप। मैंने डरते डरते ऊपर देखा। गाड़ी की टूटी हुई हेडलाइट की हल्की रोशनी में मुझे 4 जोड़ी पैर दिखाई दिए। वे मेरे दोस्त अमन, रौनक, शंकर और कुणाल थे। वे सब एक कतार में खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रिप की फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते थे, पर उन सबके चेहरे पर वही एक जैसी कानों तक खींची हुई चौड़ी मुस्कान थी। और सबसे डरावनी बात, उन सबके हाथों में एक एक टूटा हुआ चश्मा था। आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं तो लोग कहते हैं कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ मैं ही बचा था। पुलिस को मौके पर 3 लाशें मिली थी, लेकिन मैं जानता हूं कि वे तीनों मरे नहीं हैं। वे आज भी उसी हाईवे के उस कच्चे रास्ते पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उस रात जाते जाते मैंने भी पीछे मुड़कर देख लिया था। गाड़ी के अंदर का मंजर किसी रूहानी कसाई खाने जैसा हो गया था। अमन की चीखें हाईवे की हवाओं को चीर रही थी। वह पागलों की तरह एक हाथ से स्टीयरिंग थामे था और दूसरे हाथ को पीछे की खाली हवा में भांज रहा था, जैसे वह उस साए को धक्का देना चाहता हो जो सिर्फ शीशे में दिख रहा था। कहां जाओगे दोस्तों?
वह आवाज वह कुणाल की ही थी, लेकिन उसमें अब वह पुरानी गर्मजोशी नहीं, बल्कि कब्र जैसी ठंडी खामोशियां घुली हुई थी। वह आवाज गाड़ी के स्पीकर से नहीं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग की नसों में गूंज रही थी। हमें जाने दे भाई, खुदा के लिए हमें बख्श दे। अमन का गला रुंध गया था, उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके गालों पर जम रहे थे। तभी उस ठंडी फुसफुसाहट ने सीधा अमन के कान के पास वार किया। तुम मुझे बचा सकते थे अमन, तुमने मेरी आखिरी चीख सुनी थी, तुम सबने सुनी थी, पर तुम भाग गए। यह सुनते ही अमन का मानसिक संतुलन पूरी तरह ढह गया। उसने पागलों की तरह एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। सुई 160 के पार निकल गई। गाड़ी सड़क पर सांप की तरह लहराने लगी। रौनक ने डैशबोर्ड पकड़कर चिल्लाया, अमन सामने देख, डिवाइडर आ रहा है, ब्रेक मार। लेकिन अमन अब इस दुनिया में नहीं था। वह बार बार पीछे वाली खाली सीट की तरफ मुड़कर देख रहा था, जहां शीशे में उसे कुणाल का वह विभत्स मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान इतना गिरा कि शीशों पर अंदर से बर्फ जमने लगी और उस बर्फ पर एक उंगली से शब्द उभरने लगे, अकेला, मैं अकेला नहीं रहूंगा। वह आवाज अब गूंजने लगी थी, तुम सबको मेरे साथ रुकना होगा। तभी गाड़ी के पिछले हिस्से से एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने चलती गाड़ी को पीछे से खींच लिया हो। टायर जलने की बदबू और रूहों के रोने की आवाजें एक साथ मिल गई। अमन ने स्टीयरिंग छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। रोहित, स्टीयरिंग पकड़। रौनक की यह आखिरी चीख थी जो मुझे याद है। मैंने आगे लपकने की कोशिश की, पर मेरे और शंकर के बीच जो अदृश्य चीज बैठी थी, उसने मेरे कंधों को पत्थर की तरह जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। अगले ही पल गाड़ी हाईवे की रेलिंग को तोड़ती हुई नीचे खड्डे की ओर उड़ गई। गिरने से ठीक पहले मैंने रियर व्यू मिरर में आखिरी बार देखा। कुणाल अब मुस्कुरा नहीं रहा था, उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और उसने अपना हाथ अमन की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया था। जैसे ही मेरे फोन की फ्लैशलाइट जली, उस मध्यम रोशनी ने जो मंजर दिखाया, उसे देखकर मेरे कलेजे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे, लोहा बुरी तरह मुड़ गया था और चारों तरफ कांच के बारीक टुकड़े बिखरे पड़े थे। सबसे पहले मेरी नजर रौनक पर पड़ी। वह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बिल्कुल बेजान पड़ा था। उसका सिर डैशबोर्ड से टकराया था और वहां से खून की एक पतली लकीर फर्श पर गिर रही थी। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, रौनक भाई आंखें खोल, पर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। फिर मैंने कांपते हाथों से लाइट को अमन की तरफ घुमाया। अमन स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। वह पत्थराई हुई नजरों से सामने टूटे हुए शीशे की तरफ देख रहा था। उसे देखकर मेरा दम घुटने लगा। अचानक मुझे शंकर का ख्याल आया, जो ठीक मेरे बगल वाली सीट पर था। मैंने अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश की, पर दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। जैसे तैसे मैंने लाइट पीछे की सीट की तरफ की। शंकर वहां नहीं था। दरवाजा एक्सीडेंट के दौरान टूटकर अलग हो गया था और शंकर की सीट खाली थी। तभी उस खामोश खाई में मुझे किसी के रेंगने की आवाज आई। चैप चैप चैप, वही आवाज। मैंने खिड़की के टूटे हुए फ्रेम से बाहर रोशनी डाली। गाड़ी से कुछ फीट की दूरी पर कोई औंधे मुंह गिरा हुआ था। वह शंकर था। वह धीरे धीरे मलबे के बीच रेंग रहा था। शंकर भाई, तू ठीक है? मैंने राहत की सांस लेते हुए चिल्लाया। शंकर रुका। उसने बहुत धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि उसके चेहरे पर वही भयानक चौड़ी मुस्कान थी जो हमने शीशे में कुणाल के चेहरे पर देखी थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला गड्ढा था। उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। उसने वह हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। फ्लैशलाइट की रोशनी में मैंने देखा उसके हाथ में कुणाल का वही टूटा हुआ चश्मा था। रोहित, उसने कुणाल की फटी हुई आवाज में कहा। चश्मा तो मिल गया, पर गाड़ी की चाबी अमन के पास ही रह गई। इतना कहते ही शंकर का शरीर अचानक किसी मिट्टी के ढेर की तरह ढह गया और तभी गाड़ी के अंदर से, जहां अमन की लाश फंसी हुई थी, इंजन के अपने आप चालू होने की घरघराहट सुनाई दी। डैशबोर्ड की लाइट्स टिमटिमाई और रियर व्यू मिरर में मुझे वही पांचों लोग एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
रोहित, यह तो किसी बुरे सपने से भी बदतर हकीकत थी। वह हाईवे, वो 140 की रफ्तार, वह भागना, सब कुछ बस एक छलावा था। हम कहीं नहीं गए थे, हम बस उसी मौत के घेरे में गोल गोल घूम रहे थे। नियति ने हमें वापस वहीं ला खड़ा किया था जहां से यह सब शुरू हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। सेल फोन की टॉर्च की रोशनी थरथराहट के साथ उस गली के मुहाने पर पड़ी डीडीएच रही थी। वहां खड़ी रही वह लड़ी डेच की। अब कोई इंसान नहीं लग रही थी। उसका शरीर धुएं की तरह लहरा रहा था और उसके बगल में खदीदीदा कुणाल। उसका चेहरा पीला पड़ीडीएच चुका था, पर वह रूह कंपा देने वाली मुस्कान अब भी उसके होंठों पर थी। उसने धीरे से अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, जैसे हमें घर वापस बुला रहा हो। तभी ऊपर हाईवे की रेलिंग के पास से पत्थरों के गिरने की आवाज आई। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो मेरी चीख निकल गई। वह पूरी रेलिंग काली परछाइयों से भरी हुई थी। सैकड़ों प्रेत, जिनके चेहरे धुंधले और आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं, वे सब एक साथ नीचे हमारी तरफ उतर रहे थे। वे रेंग रहे थे, कूद रहे थे और उनकी मिली जुली फुसफुसाहट अब एक शोर में बदल चुकी थी। रौनक ने कराहते हुए मेरा हाथ पकड़ डिडियाच लिया। उसकी पगडिडियाच डीली पर डिडियाच रही थी। रोहित, अब कोई रास्ता नहीं बचा, ये हमें नहीं छोड़ देंगे। तभी वह लड्डे की धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ उस गली से वही सड़ी हुई बदबू का झोंका आ रहा था। कुणाल भी उसके पीछे पीछे रोबोट की तरह चल रहा था। जैसे ही वे हमारे करीब आए, कुणाल की आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार वह हवा में नहीं, बल्कि सीधे मेरे कान के पास थी। चश्मा तो दे दिया भाई, पर अब तुम्हारी आंखों की बारी है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म है। तभी अचानक दूर से एक एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत दूर थी, लेकिन उस आवाज के गूंजते ही वह पूरी गली, वह लड्डच की, वे सारे प्रेत और यहां तक कि कुणाल की रूह भी एक पल में गायब हो गई। जैसे ही सवेरा हुआ, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने हमें उस खाई से बाहर निकाला। आज इस घटना को महीनों बीत चुके हैं। अमन और शंकर की लाशें तो मिल गईं, लेकिन कुणाल का शरीर पुलिस को उस पूरे इलाके में कहीं नहीं मिला। फाइलों में उसे लापता घोषित कर दिया गया है। रौनक अब भी अस्पताल में है। वह ठीक से बोल नहीं पाता, बस दीवारों को घूरता रहता है। और मैं गुद्दा कांफ के अपने फ्लैट में अकेला रहता हूं। लोग कहते हैं कि मैं एक्सीडेंट के सदमे से उबर नहीं पाया हूं, लेकिन सच सिर्फ मैं जानता हूं। कल रात जब मैं अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर रहा था, तो मैंने देखा कि ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ है। वहां वही पुराना संदेश था, पीछे मुद्द कर मत देखना। और बगल में कुणाल का वही टूटा हुआ चश्मा रखा था। रोहित, शायद वह ट्रिप कभी खत्म ही नहीं हुई। हम आज भी उसी वीरान गांव की गलियों में भटक रहे हैं, और जिसे मैं अपनी जिंदगी समझ रहा हूं, वह शायद उस चुड़ैल का बुना हुआ एक और नया छलावा है। रौनक के उस धक्के में दोस्ती की आखिरी ताकत और एक भयानक बलिदान की गूंज थी। मैं पत्थरों से टकराता हुआ ऊपर की ओर घिसटने लगा। मेरे पीछे रौनक की चीखें और उन प्रेतों की डरावनी फुसफुसाहटें एक साथ मिल गई थीं। भाग रोहित, रुकना मत। रौनक की आवाज धीरे धीरे उन सैकड़ों पैरों की आहट में दबने लगी जो खाई की ढलान पर रेंग रहे थे। मेरा पूरा शरीर दर्द से फट रहा था, लेकिन खौफ ने मुझे सुन्न कर दिया था। मैंने अपने नाखूनों से मिट्टी को कुरेदा और हाईवे की टूटी हुई रेलिंग की तरफ चढ़ने लगा। नीचे से एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरी रूह कंपा दी। वह हजारों हड्डियों के एक साथ चटकने की आवाज थी। रौनक शायद अब अकेला नहीं था। मैं जैसे ही हाईवे की पक्की सड्डाहक पर पहुंचा, मैंने फेफड़ों की पूरी जान लगाकर दौड़ना शुरू किया। पीछे से कुणाल की हंसी, अमन की सिसकियां और उस चुड़ैल की चीखें मेरा पीछा कर रही थी। रौनक की वह आखिरी बात मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी, पीछे मुद्द कर मत देखना, कभी मत देखना। मैं भागता रहा तब तक जब तक सामने से आती एक ट्रक की हेडलाइट्स ने मेरी आंखों को चौंधिया नहीं दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के सफेद कमरे में था। नर्स ने बताया कि एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे हाईवे के किनारे बेहोश पाया था। मेरे शरीर पर अनगिनत खरोंचें थीं, जैसे किसी जंगली जानवर ने मुझे नोचा हो। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई,
मैंने उन्हें उस खाई, उस गाड़ी और अपने दोस्तों के बारे में सब बताया। रेस्क्यू टीम उस जगह पहुंची जहां हमारी गाड़ी गिरी थी, लेकिन जब वे वापस आए तो उनके चेहरे पर हैरानी और शक था। इंस्पेक्टर ने मेरे बिस्तर के पास बैठकर एक फाइल खोली। बेटा, हमें वो खाई मिली, तुम्हारी गाड़ी भी मिली, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। क्या? मैं चिल्लाया। अमन, शंकर और रौनक, वे सब वहीं थे। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। वहां कोई नहीं था रोहित। गाड़ी का मलबा इतना पुराना और जंग खाया हुआ था जैसे वो एक्सीडेंट आज नहीं बल्कि 20 साल पहले हुआ हो। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो रिकॉर्ड्स कहते हैं कि अमन, शंकर, रौनक और कुणाल नाम के 4 लड्डेज के उसी हाईवे पर 2003 में लापता हुए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने गले में हाथ डाला जहां मैंने उस रात कुणाल का चश्मा अपनी शर्ट की जेब में ठूंस लिया था। मैंने जेब से हाथ निकाला, पर वहां चश्मा नहीं था। वहां सिर्फ एक पुरानी काली मिट्टी की ढेरी और इंसानी दांत का एक टुकड़ा था। आज मैं गुद्दा गांव के अपने दफ्तर में बैठा हूं। खिदकी के बाहर बारिश हो रही है। लोग कहते हैं कि मैं उस हादसे का इकलौता सर्वाइवर हूं, पर मैं जानता हूं कि मैं वहां से कभी बाहर आया ही नहीं। तभी मेरे केबिन के शीशे पर एक धुंध उभरी। उस धुंध में उंगलियों से किसी ने लिखा, रोहित, कहानी अच्छी सुनाई, अब वापस नीचे आ जाओ, दावत तैयार है। मैंने धीरे से शीशे की तरफ देखा। केबिन के कोने में अंधेरे में कुणाल खद्दा था। उसने अपना चश्मा ठीक किया और वही चौद्दी कानों तक खींची हुई मुस्कान दी। खाई के उस सन्नाटे में रौनक का चिल्लाना किसी गरजते हुए शेर जैसा था। उसने एक बद्दा सा पत्थर हाथ में उठा लिया था। उसकी आंखों में मौत का डर नहीं, बल्कि अपने दोस्त को बचाने का जुनून था। आओ, हिम्मत है तो आओ। उसकी यह ललकार उस शापित खाई में गूंज उठी। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल और कुणाल उसकी ओर बढ़े, मैंने रौनक की एक आखिरी चीख सुनी। एक ऐसी चीख जिसने मेरे जहन के परखच्चे उड्डा दिए। मैं पागल हो गया था। मेरा कंधा लहूलुहान था, हड्डियां जैसे चूरा हो चुकी थी, पर डर ने मुझे एक ऐसी ताकत दी थी जो शायद इंसानी नहीं थी। मैं उस पथरीली खाई से ऊपर हाईवे की तरफ किसी जानवर की तरह चढ़ने लगा। पीछे से सैकड़ों आवाजें एक साथ उठ रही थी। वो प्रेतों का शोर, कुणाल का वो भयानक ठाका और सबसे डरावनी चीज, अमन, शंकर और कुणाल की पुकार, रुक जा रोहित, हमें छोड़ा कर कहां जा रहा है? हम सब अब साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। वो आवाजें मेरे कानों के पर्दे फाड़ देना चाहती थी, पर मुझे रौनक का वादा याद था। मैंने पीछे मुद्दा कर नहीं देखा। मैं गिरता संभलता, अपनी ही चीखों को दबाता हुआ उस हाईवे की पक्की सड़क पर आ गिरा। सुबह की ओस और सड़क की वो ठंडक महसूस होते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो अस्पताल की सफेद छत और आंखों को चुभने वाली तेज धूप मेरा स्वागत कर रही थी। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे हाईवे की टूटी हुई रेलिंग के पास अधमरी हालत में पाया था। पुलिस आई, सवाल हुए और मैंने उन्हें वो सब बताया जो उस रात मेरे साथ हुआ था। वो शापित गांव, वो मासूम दिखने वाली मौत का जाल और वो दोस्त जो मेरा हिस्सा थे। लेकिन पुलिस ने मेरी आंखों में सिर्फ सदमा देखा, सच्चाई नहीं। जब रेस्क्यू टीम उस खाई में पहुंची तो मंजर और भी खौफनाक था। गाड़ी का मलबा वहां था, अमन और शंकर की बेजान लाशें भी वहीं थीं, लेकिन रौनक और कुणाल का कोई नामो निशान नहीं था। खाई का कोना कोना छान मारा गया, पर रौनक का शरीर कभी नहीं मिला, जैसे उस रात वह खाई उसे निगल गई हो, या शायद वह आज भी वहीं कहीं लडेच रहा है। आज इस हादसे को कई साल बीत चुके हैं। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, पर मेरा घाव हर रात ताजा हो जाता है। आज भी जब घर में सन्नाटा होता है तो मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे सोफे के पीछे खद्दा मुस्कुरा रहा है। वही चौधी मुस्कान, वही खाली आंखें, और फिर एक बर्फीली फुसफुसाहट गूंजती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप रोहित की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भी रौनक की बात मानकर भाग जाते, या अपने दोस्तों के लिए उस अंधेरी खाई में रुक जाते? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड्डे कर दी हो
तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रात में अकेले गाड़ी चलाने से डरते हैं। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहें और याद रखें, पीछे मुद्द कर मत देखना।